हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम लोग जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस लेक्चर में आप लोगों को पृथ्वी के लिथोस्फीयर, जिसको भूमंडल बोला जाता है, एटमॉस्फेयर जिसे वायुमंडल बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर जिसे जलमंडल बोला जाता है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देखिए, पहले तो एक बात समझिए कि जब भी आप अर्थ की बात करते हैं, अर्थ पर आपको तीन चीजें मिलती हैं, जिसमें से दो आपको दिखेंगी और एक आपको महसूस होगी। दो चीजें जो आपको दिखती हैं वो है आपका लैंड और वाटर। ठीक। और जो एक चीज आप महसूस करते हैं वो है आपका एयर। ठीक। लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फियर। लिथोस्फियर, हिंदी में इसको बोला जाता है भूमंडल। भूमंडल या फिर स्थल मंडल भी आप बोल सकते हो। वाटर, इसको आप बोलते हो हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर, इसको बोलते हैं जलमंडल। जल मंडल। ठीक है। फिर आता है एयर, जिसे आप बोलते हो एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, या फिर इसको बोला जाता है वायुमंडल। अब जहां पर ये तीनों चीजें आपस में क्रियाएं करती हैं, वहीं पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है बात। जहां पर ये तीनों चीजें रहेंगी, जमीन रहेगा, जल रहेगा और वायु रहेगा, जहां पर ये तीनों चीजें अवेलेबल रहेंगी वहीं पर लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ को बोला जाता है बायो, और इसको बोलेंगे बायोस्फीयर। हिंदी में बोला जाता है जैव मंडल। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले तो तीन चीजों के बारे में जानना है: लिथोस्फियर भूमंडल, हाइड्रोस्फियर जलमंडल, एटमॉस्फियर वायुमंडल। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप जानेंगे बायोस्फीयर के बारे में, जिसे बोला जाता है जैव मंडल। ठीक है बात। अब देखिए, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जैसे अब देखिए, जैसे ग्रीक भाषा में लीथस का अर्थ होता है पत्थर। जैसे लिथोस्फियर है ना, तो लीथस का अर्थ होता है पत्थर। ये सब ग्रीक भाषा से निकले हैं। एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, जिसको आप वेपर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से निकला है आपका एटमॉस्फियर। हुडर का अर्थ होता है जल, जहां से निकला है आपका हाइड्रोस्फियर। ठीक है बात। बायोस का अर्थ होता है जीवन, वहां निकला है बायोस्फियर। ठीक है बात। अब इनसे आप अलग अलग शब्द और बना सकते हैं, लेकिन हमें इन्हीं शब्दों पर अभी घूम फिर करके रहना है, यहीं पर हम बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। भूमि मौजूद है, जल मौजूद है और हवा मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण घटक जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जो सॉलिड सरफेस है, जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है बात, जो सॉलिड पार्ट है जिस पर हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब इस एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें मिलती हैं। ठीक है। देखिए, जब हम जिस ठोस भाग पे जैसे आपने पढ़ा होगा, तीन स्टेट होते हैं मैटर के। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस। तो ये तीनों चीजें हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। सॉलिड पार्ट जो आपका लैंड वाला सरफेस हो जाता है, लिक्विड पार्ट जो आपका वाटर वाला सरफेस हो जाता है, और जो गैसियस पार्ट है जो आपका एयर वाला सरफेस हो जाता है। अब इनमें अगर आप एयर की बात करते हैं, तो एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। इनके बारे में अभी आप पढ़ेंगे। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ भी मौजूद है, जल भी मौजूद है और जलवाष्प भी सम्मिलित रहते हैं। ठीक है। अब जलमंडल की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर बर्फ भी मिलेगा, जल भी मिलेगा और जलवाष्प, मतलब इसकी तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। जल की तीनों अवस्थाएं हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसियस स्टेट भी आपको देखने को मिल जाती है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र मतलब जहां पर ये तीनों चीजें अवेलेबल रहेंगी वहीं पर ये पाया जाएगा। जहां स्थल
जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल या फिर बायोस्फीयर कहा जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक-एक करके हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसको आप पहले बोलोगे भूमंडल या फिर इसे बोला जाएगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। पृथ्वी के ठोस भाग को, जो सॉलिड पार्ट होता है पृथ्वी का, उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। भूपर्पटी मतलब क्रस्ट का, क्रस्ट पे जो चट्टानें होती हैं और जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसकी पतली परतों का ये बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए जितने भी लाइफ होते हैं, उनको सस्टेन रखने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जितनी भी न्यूट्रिशनल चीजें चाहिए होती हैं, जितने भी पोषक तत्व आपको चाहिए होते हैं, वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो पृथ्वी की सरफेस होती है, उसको दो पार्ट में आप डिवाइड करते हो। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। एक पार्ट क्या हो गया? कॉन्टिनेंट हो गया। तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसको आप ओशियनिक ओशनिक क्रस्ट या फिर सरफेस कह सकते हो। ओशनिक सरफेस कहा जा सकता है, नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए हैं कैसे? चित्र 5.1 में एक विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? अब यहाँ पर देखिए, ये मैप दे रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्थल का ये भूभाग है, ये है अफ्रीका। इधर आप देखोगे ये है एशिया, ये है यूरोप, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। अब अगर आप ओशंस को देखेंगे तो सारे ओशन, जैसे ये अटलांटिक ओशन है, इधर आपका आपका सदर्न ओशन है, दक्षिणी महासागर है, ऊपर आर्कटिक ओशन है, इधर देखेंगे हिंद महासागर है, इधर देखेंगे पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। तो ये 5 महासागर हैं। आप देखेंगे ये सारे आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है? लिंक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि जो भी आपके कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा आप जो देख रहे हो, कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा जो है वो ऊपर से तो जुड़ा हुआ दिखता नहीं है। हर सारे कॉन्टिनेंट क्या है बेटा? अलग-अलग है। जैसे यहाँ पर स्वेजिस्थमस से आपको जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यूराल माउंटेन से देखने को जुड़ा हुआ मिल जाएगा इस वाले रीजन में, यूरोप और एशिया के बीच में। यहाँ पर पनामा इस्थमस से जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और एशिया की अगर आप बात करेंगे तो ये जुड़ा हुआ नहीं दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना आप ऊपर देखते हो उतना ही पानी के नीचे है, ऐसा समझिएगा। ये है कॉन्टिनेंट, ये है ओशनिक टिप। ठीक है बात, ओशनिक सरफेस। इसी के ऊपर यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये ऊपर से तो जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नीचे से क्या है? ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में दरारें होंगी, ये आपस में पास में आ रहे होंगे या फिर दूर जा रहे होंगे, मतलब ये सरफेस होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ भी, पानी के नीचे भी आपको ओशियन डीप देखने को मिल जाती है, लेकिन ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये आपस में जुड़े हुए दिखेंगे नहीं। ठीक है बात, तो वही चीज यहाँ पर पूछा हुआ है। सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से आपस से जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे कि ऊपर से देखने पर तो हमें ये जुड़ा हुआ नहीं दिखता है, परंतु अगर हम नीचे सतह की अगर आप बात करते हैं, ओशनिक बेसिन की अगर आप बात करते हैं, ओशनिक सरफेस की अगर आप बात करते हैं, ओशनिक बेसिन की अगर आप बात करें, महासागरीय बेसिन की बात करेंगे, तो वहां पर ये आपस में जुड़े हुए प्रतीत होंगे और वो दिखेंगे। जितनी चीजें हमें स्थल के ऊपर दिखती हैं, उससे काफी बड़ी-बड़ी चीजें हमें सागर के नीचे दबी हुई या सागर से ढकी हुई चीजें भी हमारे पास मौजूद हैं। समुद्र जल के तल की सभी जगह समान होती है। जो समुद्र जल होता है वह एक होमोजीनियस सरफेस है। कैसा सरफेस है बाबू? होमोजीनियस सरफेस है। अब इसका जो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये हर जगह कैसा होता है? समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आपने सुना होगा कि अबव सी लेवल का मतलब होता है ये है समुद्र तल। तो समुद्र तल जहां पर होगा, जितना होगा, मैं नॉर्मल सरफेस की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइटेड या फिर हाइटेड, लो टाइड्स, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सरफेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है बात? ये आपका ओशनिक सरफेस हो गया। अब यहाँ से जितना भी ऊंचाई होगा, यहीं से इसको मापा जाता है। अब कोई भी माउंटेन होगा, जितना भी ऊंचा होगा, यहीं से उसको मेजर किया जाता है। वही होता है हाइट। इतना है, मान लीजिए 8848 है। हाइट क्या है बेटा? 8848 है माउंट एवरेस्ट का। कहाँ से इसको मापा गया है? सी लेवल से। कहाँ मापा गया है? सी लेवल से। क्योंकि ये जो आप इस लैंड का हिस्सा देखते हो, वो हेट्रोजीनियस सरफेस होता है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। ठीक है बात, विषमता से भरा हुआ है वो सरफेस। पर जो आपका सी लेवल होता है वो समता से भरा होता है, वो एक जैसा होता है, जिसको आप बोलते हो
होमोजीनियस सरफेस, ठीक है बात। अब इसे माना जाता है शून्य। जो आपका सी लेवल होता है उसे हम मान लेते हैं 0 और उसके बाद से हम ऊपर उठेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और जब आप माउंट एवरेस्ट पर जाते हो तो 8848 मीटर हो जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8.8 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल हो जाता है, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये कॉन्टिनेंट्स हैं, आप लोग अपने एटलस में भी इसको देखिएगा। मैपिंग की क्लास जब मैं करवाऊंगा आप लोगों को तो वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लोगों से ये कहना है कि आपके लिए इतनी मेहनत अगर की जा रही है, सारे लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अपने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी, इतना काम होते हुए भी, फिर भी मैं समय निकाल के आपसे यहाँ पर लेक्चर अगर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे मेरी मेहनत को थोड़ा सा आपको मतलब तो वैल्यू मिल जाए, बस इतना आप लोगों से चाहूंगा। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, ठीक है बात। ये जो ऊंचाई नापी जाती है वो कितना है बेटा, 8848 मीटर मीटर है, ठीक है बात। वैसे ही विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक ओशन है वहां पर स्थित है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। गर्त का मतलब होता है बेटा ट्रेंच, इसको मेरियाना ट्रेंच बोला जाता है, फिलीपींस के ईस्ट में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11022 मीटर, मतलब आप कह सकते हो लगभग 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर है। अब सोचिए, पृथ्वी की सरफेस का सबसे ऊंचा हिस्सा, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊंचा हिस्सा 8 किलोमीटर है और वहीं पर जो पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच वो 11 किलोमीटर है, ठीक है बात। अगर मैं माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल देता हूं तब भी कितना बचेगा बेटा, लगभग 3 किलोमीटर आपको जगह यहाँ पर खाली स्पेस देखने को मिल जाएगा। मतलब जो डीपेस्ट पॉइंट है वो ज्यादा गहरा है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कम ऊंचा है, ये आप कह सकते हो, जो कि हमें दिखता है, ठीक है बात। और ये मरियाना ट्रेंच जो कि समुद्र के अंदर है, ये डीपेस्ट पॉइंट है जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है बात। अब देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कौन कौन थे बेटा, न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और भारत के थे तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। 29 मई 1953 को उन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है बात। अब ये तो हो गया पुरुषों की बात, महिलाओं की बात कर लेते हैं। जापान की जुंको तेबी तेबई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था, ठीक है। अब भारत की पहली महिला की आप बात करेंगे तो बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो आप लोगों को यहाँ पर तीन चीजें पता चल गई। विश्व का पहला व्यक्ति जिसने कदम रखा था, दो व्यक्ति थे, न्यूजीलैंड के थे और आपके भारत के थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और भारत के तेंजिंग शेरपा थे, ठीक है। विश्व की महिला में अगर देखेंगे, महिला में तो महिला जो थी वो जापान जापान की थी, जिनका नाम था जुंको ताबेई, उन्होंने पहली बार किया था। वहीं पर भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत की जो पहली महिला थी, भारत की जो पहली महिला थी वो थी बचेंद्री पाल, ठीक है। भारत के पहले पुरुष कौन थे आपके, तेंजिंग शेरपा थे, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब महाद्वीप क्या होते हैं, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग है, ठीक है। विस्तृत जल राशियों द्वारा एक दूसरे से क्या है बेटा, अलग है, जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी। देखने में तो ये अलग आपको प्रतीत होते हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं बाबू, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट है बेटा, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीच से आपकी एक इक्वेटर वाली लाइन है, ये आपकी इक्वेटर वाली लाइन है। इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसके नीचे क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है। अब ज्यादातर जब आप लैंड देखेंगे तो लैंड मास सबसे ज्यादा कहाँ पर है बाबू, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। वहीं पर कम लैंड मास आपको देखने को मिलता है साउथ हेमिस्फीयर में। यहाँ पर अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो यहाँ पर लैंड मास आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो यहाँ पर लैंड मास देखने को आपको ज्यादा मिलेगा। अब ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, जल्दी से इसको ध्यान में रख लेते हैं, ठीक। कॉन्टिनेंट देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो आपके सामने देखने को मिलता है वो है आपका, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका एशिया, ठीक है बात। उसके बाद आता है आपका अफ्रीका। पहले नंबर पर आ गया एशिया, दूसरे नंबर पर आ गया अफ्रीका, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तीसरे नंबर पर अगर एरिया में देखेंगे तो वो है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पर देखेंगे तो वो है दक्षिणी अमेरिका।
5वें नंबर पर देखेंगे तो वो है अंटार्कटिका, छठे नंबर पर देखेंगे तो यूरोप, और 7वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरिया, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले नंबर पर एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और फिर यूरोप, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है बात? चलिए, अब देखिए एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये पृथ्वी का जो भी एरिया है उसके 1/3 भाग में अकेले कौन है? एशिया है। बाकी के 2/3 पार्ट में आपके बाकी के 6 कॉन्टिनेंट आते हैं। एक कॉन्टिनेंट में अकेले आपका एशिया फैला हुआ है, बाकी के 2/3 पार्ट में बाकी के 6 कॉन्टिनेंट आपके आते हैं। ठीक है। आर्कटिक वृत्त, सॉरी, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्टिनेंट वो बिग बिग लैंड मास होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एशिया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल गया एशिया, यहाँ पर मिल गया यूरोप, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये है यूराल माउंटेन। ये कौन सा माउंटेन है? यूराल माउंटेन है। यहाँ पर आएंगे तो ये मिलेगा आपको कैस्पियन सी, इधर आएंगे तो ये मिल जाएगा आपको ब्लैक सी। ये कौन सा सी है बेटा? ब्लैक सी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हिमालय माउंटेन है। ये कौन सा माउंटेन है? हिमालय माउंटेन है। हिमालय माउंटेन के ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर तिब्बत का पठार देखने को मिल जाता है, तिब्बतियन प्लेट्यू देखने को मिल जाता है। अफ्रीका में आएंगे तो यहाँ पर एटलस माउंटेन है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आल्प्स माउंटेन देखने को मिल जाता है, ठीक। इधर आएँगे तो यहाँ पर रॉकी माउंटेन देखने को मिल जाता है, इधर आएँगे तो एप्लेशियन माउंटेन देखने को मिल जाता है, और ये सबसे लंबी आपकी सतह की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जिसे बोला जाता है एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। सबसे हाईएस्ट कौन-सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में स्थित है, हिमालय पर्वत में। सबसे लंबी लेंथ में देखेंगे तो सबसे लंबी कौन-सी है? एंडीज पर्वत है। सबसे लंबी कौन-सी है? एंडीज पर्वत है, ठीक है? चलिए, अब इसी को हम आगे अभी देखते हुए बढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इस यूराल माउंटेन को ना कैलकुलेट करता हूँ तो ये एक भूभाग बन जाएगा, ठीक है। यूराल माउंटेन को अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट ना करूँ तो ये पूरा भाग मिल जाएगा, तो इन दोनों को मिला करके बोला जाता है, यूरोप और एशिया को मिला करके बोला जाता है यूरेशिया। क्या बोलेंगे? यूरेशिया बोला जाएगा। अब यूरोप एशिया से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के कहाँ पर है? वेस्ट में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। एशिया से कौन सी गुजरी थी? एशिया से कौन सी गुजरी थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरी थी, जिसको कर्क रेखा बोलोगे। वहीं पर अगर आप यूरोप की बात करते हो, यूरोप की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से कौन सी गुजरती है? आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल यहाँ से गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब विश्व के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कौन-कौन से पानी है? यूरोप को देखिए, तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, इस तरफ आपको आर्कटिक महासागर देखने को मिल जाएगा, ये आर्कटिक महासागर हो गया। यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी, आपको भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा, और इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन है। इस तरफ आपका क्या मिल जाएगा? अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? आपके पानी से घिरा हुआ है। वहीं पर एशिया की अगर आप बात करते हैं, एशिया ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, इधर देखेंगे तो पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, और नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये है आपका पर्शियन गल्फ, ये है आपका रेड सी। ये कौन सी सी है? रेड सी है, ठीक है बात। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका की अगर आप बात करते हैं तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा है आपका? तो पहले नंबर पर आ गया आपका एशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया आपका? अफ्रीका। तो दूसरे नंबर पर अफ्रीका जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ से 3 अक्षांश, जो तीनों लैटिट्यूड हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। विषुवत वृत्त मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए और आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, कैंसर, विषुवत, इक्वेटर और मकर मतलब कैप्रिकॉर्न तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर आप यहाँ पर अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका बीचों बीच, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इक्वेटर। ये कौन सी लाइन है? ये आपको देखने को मिल जाएगी इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर देखेंगे तो बहुत बड़ा भूभाग आपके इक्वेटर के उत्तर में मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। ये वाली लाइन देखेंगे, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख जो लैटिट्यूड है वो होकर के गुजरती हैं। मतलब यहाँ से आपका इक्वेटर भी जा रहा है, यहीं से आपका कैंसर भी जा रहा है, यहीं से आपका कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि 12 महीने अगर सन कहीं पर परपेंडिकुलर होता है तो वो है अफ्रीका, क्योंकि सन की मूवमेंट यहीं से यहाँ होती है, जो आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाले क्लासेस में। तो सन की मूवमेंट यहाँ से यहाँ होती है, तो इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां पर सन 12 महीने परपेंडिकुलर रहेगा वो है आपका अफ्रीका, क्योंकि तीनों मुख्य जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, मुख्य जो अक्षांश है वो यहीं से होकर के गुजरती हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सहारा का रेगिस्तान जो मैंने आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। वहीं पर अगर मैं विश्व का सबसे बड़ा बोलूंगा तो वह कोल्ड डेजर्ट है बेटा, वो कोल्ड डेजर्ट आपका अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछेगा तो वो अंटार्कटिका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अगर पूछेगा तो सहारा हो जाएगा। डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होता है और हॉट डेजर्ट भी होता है। कोल्ड डेजर्ट सबसे बड़ा है, वो है आपका अंटार्कटिका। डेजर्ट उस रीजन को कहा जाता है जहां पर फ्लोरा और फौना नहीं पाया जाएगा। फ्लोरा और फौना पाने के लिए वहां पर आपको रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। दूसरी चीज, वहां पर सनलाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है बात, तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक, मेन चीज जो है वो है आपका प्रेसिपिटेशन, नहीं होगा तो वहां पर कभी भी फ्लोरा डेवलप नहीं होंगे। जब प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स वहां पर नहीं होंगे, मतलब पूरी तरीके से वो क्षेत्र आपका अनहेबिटेबल हो जाएगा, वहां पर लोग रहने योग्य नहीं जगह रहेगी। ठीक है, अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अब देखते हैं कहां पर घिरा हुआ चारों तरफ से। देखिए ये है अफ्रीका। अफ्रीका की अगर आप बात करते हैं तो चारों तरफ से कैसे घिरा हुआ है, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, तो ऊपर इसके यहाँ पर मिलेगा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। इधर देखेंगे तो इधर मिलेगा आपको अटलांटिक ओशन। इधर देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा रेड सी। इधर मिल जाएगा आपको हिंद महासागर, इंडियन ओशन। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको सदर्न ओशन। तो यहाँ पर चारों तरफ से ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका के मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती है। अब देखिए, अगर नील नदी की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर है विक्टोरिया लेक, यहाँ से निकलती है व्हाइट नील। और यहाँ पर इथोपियन हाईलैंड है, यहाँ पर है आपकी ताना लेक, यहाँ से निकलती है आपकी ब्लू नील। ये दोनों यहाँ पर सूडान की कैपिटल है खार्तूम, खार्तूम में आकर के मिलती हैं और उसके बाद आती हैं। और मिस्र में यहाँ पर एक जगह है, मिस्र की कैपिटल है कायरो या फिर काहिरा, उसके नजदीक आकर के भूमध्य सागर में मिल जाती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसका उद्गम यहाँ पर हुआ विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया लेक जो है वो आपके इक्वेटर पर लाई करती है। और यहाँ पर इथोपियन हाईलैंड है, यहाँ पर है आपकी ताना लेक, ताना लेक। तो विक्टोरिया लेक से निकलती है आपकी व्हाइट नाइल और ताना झील से निकलती है आपकी ब्लू नाइल। ये दोनों आपस में मिलती हैं, यहाँ पर सूडान की कैपिटल है खार्तूम, वहां पर मिलती है। और उसके बाद से नील नदी बन करके आती है और इजिप्ट के पास जो काहिरा है, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया के पास वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। ये है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, थर्ड है। अब यहाँ पर दो हो चुके थे, आपने ऊपर देखा था दो हो चुके थे। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ पर आपका पनामा, ठीक है, और यहाँ पर पनामा आपका क्या है, इस पनामा इस्थमस है या फिर पनामा। पहले देखो दो चीजें समझेंगे। ये मान लीजिए दो लैंड है और इधर आपके वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, अब दो बिग वाटर बॉडीज को जो ये पतला पानी का हिस्सा जोड़ता है इसे बोला जाता है स्ट्रेट, स्ट्रेट या फिर इसे बोलेंगे जल संधि। क्या बोलेंगे, जल संधि बोला जाएगा। ये वाटर बॉडी वन है, ये वाटर बॉडी टू है। ठीक है, तो ऐसी पानी की वो पतली पट्टी जो दो बड़े जल वाले भाग को आपस में जोड़ती हैं उन्हें बोला जाता है स्ट्रेट। क्या बोला जाता है, स्ट्रेट। उसी तरीके से लैंड का है, लैंड की अगर आप बात करेंगे तो लैंड में क्या है, ये दो बड़े भूभाग हैं, ये L1 है और ये L2 है। यहाँ पर पानी की वन W1 है, ये W2 है, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब लैंड का वो पतला सा भाग जो आपके बड़े लैंड के हिस्सों को आपस में जुड़ता है इसे बोला जाता है स्थमस। क्या बोलते हैं, स्थमस बोला जाता है या फिर बोलते हैं स्थल संधि। अब देखिए, अगर सबसे जो
अगर आप पूछेंगे इकोनॉमिकल अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन है वो है वाटरवेज, सबसे इकोनॉमिकल होता है, सबसे सस्ता होता है। इंटरनेशनली अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है तो वाटरवेज का ही सपोर्ट किया जाता है। अब सुनिए, अब ये बड़े बड़े लैंड लैंड के भाग है बेटा। अगर हमें एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी पर आना है तो इतना घूम करके आना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या किया जाता है, इसको बीच में से आपस में काट दिया जाता है। जब काट देते हैं तो यहाँ पर आपका एक जल संधि बन जाती है, स्ट्रेट बन जाती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्थल संधि है जिसको पनामा इस्थमस बोला जाता है। उसको काट करके यहाँ पर पनामा कनाल बना दिया गया है। पनामा कैनाल या फिर पनामा नहर बना दी गई है। जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करेबियन सी है। कौन सी सी है? करेबियन सी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। तो करेबियन सी या फिर यहाँ पर देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ देता है, नहीं तो ये पूरा मार्ग घूम करके यहाँ से आना पड़ता। ठीक है बात। तो जो आपके मार्ग को छोटा कर देता है, आपके रूट को छोटा कर देगा, रूट को छोटा कर देगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, चीजें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी, ट्रेड भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक स्थल संधि और एक जल संधि, मतलब स्ट्रेट और स्थमस। देखो, स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, यहाँ पर स्थल संधि है। जल संधि क्या होता है? पानी का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर है आपके एडम्स ब्रिज के पास पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट क्या करता है, यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी, या फिर यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन ओशन। तो इसको जो, नहीं तो पूरा ये घूम करके आना पड़ता ना बेटा, ये पूरा घूम करके आना पड़ता, तो यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, जल संधि हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पनामा जल स्थल संधि कहा जाता है। पतले सकरे से स्थल के भाग से जुड़ा हुआ जिसको काट करके पनामा नहर बना दी गई है। ठीक है बात। इस महाद्वीप को पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? ये देखिए, इधर है अटलांटिक ओशन, ऊपर की तरफ है आर्कटिक ओशन, और इधर की तरफ है आपका पैसिफिक ओशन। पैसिफिक, 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका की अगर आप बात करते हैं तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से आपकी इक्वेटर गुजरती है, ये अमेज़न नदी है, ये अमेज़न नदी, ये अमेज़न का मुहाना है। ठीक है बात। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिमी भाग में कौन से 2 महासागर स्थित है? अब पूर्व की अगर आप बात करेंगे, अगर आप ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में कौन सा है बेटा? अटलांटिक ओशन है। वेस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन मिल जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिल जाती है? एंडीज माउंटेन रेंज देखने को मिल जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज। सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? वो है हिमालय। सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? वो है एंडीज। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, अब देखिए, एक है लंबी और एक है बड़ी, दोनों में अंतर है बेटा। लंबी लेंथ से हो जाता है, सबसे लंबी क्या हो गया? लेंथ से हो गया। बड़ी का मतलब हो गया जिसमें पानी का वॉल्यूम ज्यादा हो, पानी का वॉल्यूम, या फिर इसकी चौड़ाई ज्यादा हो, चौड़ाई ज्यादा हो। समझ में आ गई बात? ये हो गई लेंथ से। लेंथ से सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। और सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसमें ज्यादा होगा और चौड़ी बहुत ज्यादा होगी, वो हो जाएगी आपकी अमेजॉन। अमेजॉन हो जाएगी। ठीक है बात। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ठीक है बात, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। अब आ जाते हैं बाबू ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, मतलब आइलैंड कॉन्टिनेंट इसे कहा जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। यहाँ पर आएंगे मैप में, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्थित है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसे बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। ठीक है बात। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन ओशन मिल जाएगा, यहाँ पर पैसिफिक ओशन मिल जाएगा, नीचे की तरफ सदर्न ओशन मिल जाएगा। ठीक है बात। ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंडियन ओशन का कुछ हिस्सा देखने को मिल जाएगा। ठीक है बात। ठीक है बात। यहाँ पर आपको टॉरस जल संधि मिल जाता है, यहाँ पर आपको बॉस जल संधि मिल जाता है। ठीक है बात। बॉस स्ट्रेट ये तस्मानिया है, वो मैपिंग वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है बेटा? पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। अब देखो, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। ये कितने नंबर पर आता है? पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, और 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। उसके बाद आता है यूरोप,
छठे नंबर पर, और सातवें नंबर पर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक, बहुत बड़ा महाद्वीप है ये। कौन से नंबर पर आएगा, जल्दी से बताइए, कौन से नंबर पर आएगा, कौन से नंबर पर आएगा ये, जल्दी से बताइए, सोचिए जल्दी से। कौन कौन सा बताया मैंने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका अंटार्कटिका। कौन से नंबर पर आया, फिफ्थ नंबर पर आया, पांचवें नंबर पर है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरता है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो साउथ पोल है, साउथ पोल है, वो इसके सेंटर में स्थित है। चूंकि यह ध्रुवी दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है। ठीक है, मैंने डेजर्ट बोला था ना, तो वही है, कोल्ड डेजर्ट है। बहुत से देशों का शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। मतलब अगर पूछा जाए साइंस या रिसर्च को डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, भारत के भी यहाँ पर कुछ शोध संस्थान है, जैसे यहाँ पर है मैत्री और भारती। मैत्री और भारती यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, जो अंटार्कटिका में आपके स्थित है। समझ में आ गई बात। अब आपके तीन टॉपिक बचते हैं। जलमंडल बचता है, उसके बाद आपका वायुमंडल बचता है, और उसके बाद आपका जैवमंडल बचता है। ठीक है, इसको मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को इस लेक्चर के बारे में जरूर बताएं। ठीक है बात। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।